तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि पहला है। ये पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का, ठीक है, यानी किसका है, रसायन विज्ञान का। ये पहला चैप्टर है। तो इस रसायन विज्ञान को बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक ना। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रसायन विज्ञान, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ये रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर कौन सा है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं समझने से पहले हमको ये चीज़ समझना होगा पहले कि रासायनिक परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं हमारा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, ये दो चीज़ हम लोग पढ़े हैं पहले से। क्या है, रासायनिक परिवर्तन और एक है हमारा भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था, रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक, जैसे दूध है, दूध से अगर एक बार दही बन गई, क्या बन गया, दही। अगर दूध से दही बन गई तो फिर से ये दूध होने वाला नहीं है, ठीक। यानी कि इस सभी परिवर्तन में ये होता है कि अगर कोई पदार्थ है, अगर वो एक बार अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है, फिर से उस अवस्था में नहीं आ सकता है, ठीक, यानी कि पुनः उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। और भौतिक परिवर्तन में क्या है, भौतिक परिवर्तन कहता है कि अगर कोई पदार्थ है, अगर अब मान लीजिए पहले पानी है, ठीक, पानी से अगर ये अपनी अवस्था परिवर्तन करता है, जो कि किस में करता है, बर्फ़ में, पानी से हो गया हमारा बर्फ़, तो पुनः यह कहता है कि उस अवस्था में आ सकता है, यानी बर्फ़ क्या होगा, पिघल के क्या बन सकता है, फिर से पानी बन सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है तो वो वस्तु अगर अपनी अवस्था त्याग के दूसरी अवस्था में जाती है तो पुनः उस अवस्था में नहीं आ सकती। लेकिन भौतिक परिवर्तन कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करती है तो फिर से उसमें क्या करेगी, वो आ सकती है। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पहले चीज़ समझते हैं, इसकी अवस्था चेंज हो जाती है। अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन। इसमें जो है किसका रंग बदल जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक, रंग में परिवर्तन आएगा। फिर कहता है कि ये तीसरा, रंग में परिवर्तन आने के बाद इसमें से कुछ गैस निकलेगी, गैस निकलेगी, ठीक, ठीक ना, गैस निकलेगी। अब फोर्थ कहता है कि इसके ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग सपोज करते हैं, जैसे दूध है, दूध से क्या बना रहे हैं, दही। देखिए इसकी चेंज हो रही है ना, पहली अवस्था क्या है, इसका दूध है, दूसरी अवस्था क्या बना, दही। तो इसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन। दूध अगर मान लेते हैं कितना कैसा होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद से कैसा बन जाता है, हल्का पीला हो जाता है। दही कैसी होती है, पीली होती है। फिर गैस निकलेगी, इसमें कुछ ना कुछ स्मेल आने लगती है। तो जो स्मेल होती है वही, यानी जो गंध होती है वो हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस होता है। फिर ताप में परिवर्तन, मान लेते हैं दूध का हमारा 5 डिग्री का टेम्परेचर है, तो इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ अलग होगा। इसका मान लेंगे हमारा कितना रहा, 4। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे कहलाती हैं जिसमें अवस्था परिवर्तन होता हो, रंग में परिवर्तन होता हो, गैस निकलेगी जिससे, तथा ताप में परिवर्तन होता हो, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए। अब आते हैं किस पे, रासायनिक समीकरण में, ठीक ना। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि जो समीकरण, यानी कि जिस समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जैसे मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं NaOH है हमारा, ठीक,
सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। अभिक्रिया कराने के बाद हमको मिलता है NaCl, प्लस मिलता है हमारा H2O, यानी कि हमारा मिलता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हमारा हो गया वाटर मिला है। ठीक, और ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम क्या मिला, हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, और ये हो गया हमारा वाटर। तो ये जो समीकरण दिख रहा है ना, जो यौगिक मिलके दो या दो से यौगिक अधिक मिलते हैं, या कोई दो तत्व मिलके जब किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो समीकरण दर्शाया जाता है, उसी समीकरण को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण, यानी कि जिसमें कोई ना कोई तत्व हो, यौगिक हो, जब मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं किसी समीकरण द्वारा, तो वही समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक क्या है कि ये अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपका पहला टॉपिक होगा इसमें हमारा जो है कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ, संयोजन अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, तो देखिए नाम से समझिए, इसको बोल रहा है कि संयोजन। ठीक ना, संयोजन, सन मतलब एक दूसरा, योजन मतलब यानी कि योज मतलब जोड़ना, यानी क्या करना है, एक दूसरे को जोड़ के हमें कोई अभिक्रिया करनी है, वही हमारा जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। तो ये कहता है ना कि कोई दो प्रकार, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक क्या हो, तत्व हो या आपके पास क्या हो, यौगिक हो, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक केवल एक उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केवल एक उत्पाद मिलके क्या बनाएंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिक हो। देखते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं H+Cl है आपका, ये मिलके क्या बना रहे हैं, HCl। ठीक है, देखिए एक ये तत्व हुआ और एक ये तत्व हुआ, मिलके क्या बनाए, एक यौगिक बनाए। और ये ध्यान दीजिएगा, जब भी जो तत्व मिलते हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं, उस साइड को बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और समीकरण में जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं, जो यानी जो यौगिक हमें प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद, यानी जो मिलता है उसे उत्पाद, और जो अभिक्रिया करते हैं आपस में उसे अभिकारक। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया हुए होती है कि जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलके एक हमारा जो है कि उत्पाद बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखते हैं हमारा फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O की जब अभिक्रिया कराई जा रही है, फॉर एग्जांपल है आपका ECl, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर आपका H2O है, तो जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तब हमारा केवल एक बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O की जब अभिक्रिया कराते हैं, एक ये यौगिक है और एक ये यौगिक है, दो यौगिक हुए आपस में मिले, क्या बना है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केवल एक बना रहे हैं। तो इस साइड को क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बनाएंगे, अभिकारक हो गया। ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह जो है कि हम लोग करते हैं। अब आते हैं हमारा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं ये हमेशा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब बात आती है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं कि जिसमें ऊष्मा का होती है उत्पन्न होती है, क्या होती है,
ऊष्मा यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि अभी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बनाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड और जल लिए थे, क्या बनाए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में इसमें मिलता है हमारा ऊष्मा। देखिए ऊष्मा निकल रही है, तो जब ऊष्मा निकल रही है साथ में तो इसी को क्या बोलेंगे, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। यानी कि जब भी जिस अभिक्रिया में यानी कि जिस रासायनिक समीकरण में या जिस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका देखते हैं विघटन या वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, ये अगला हेडिंग है आपका वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन पहले से बोल रहा है, अपघटन इसका मतलब है कि तोड़ना, वियोजन मतलब टूटना, एक से क्या होना, दो होना। यानी कि जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, इसके पास दो लड़के हैं, ठीक, इसके दो लड़के हैं, ये दोनों आपस में है एक साथ। अब क्या होता है कि ये दोनों आपस में झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक, यानी कि ये दोनों अलग हो गए, ठीक ना। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक थे, पहले मिलके एक थे, लेकिन अब क्या हो गए, अलग अलग। और जब अलग अलग हो गए तो यही क्या कहलाता है, वियोजन। यानी कि एक यौगिक होगा जिसमें से वह दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, बट जाता है, उसी को वियोजन की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की जितनी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा को अवशोषण किया जाता है, या वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, और अवशोषित जो होती हैं जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है वह अभिक्रियाएं हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहलाती हैं। यानी कि जिसमें ऊर्जा को शोषित होता है या ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जितनी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ठीक ना। तो आते हैं वियोजन अभिक्रिया में, जैसे बोले थे हम कि कोई एक पदार्थ है, कोई एक यौगिक है, वो क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। यानी कि या तो दो यौगिक बना देगा या तो दो तत्व बना देगा, यानी कि सबको अलग अलग भागों में बना देगा। ये दो से बना है, दो में बना है, या तीन में बना है, या चार में, यानी कि उसको अलग एक से अलग ही करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, का दिया है कैल्शियम कार्बोनेट दिया है ना। देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, जब एक यौगिक है, क्या है, एक यौगिक है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक से है, तो ये देखते हैं कि ये टूटता है। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, जब इसे लैब में रखते हैं, तब क्या होता है, तब ये टूट जाता है दो भागों में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। साथ में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, यानी ऊष्मा खत्म होती है, यानी कि कम होती है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऊष्मा का अवशोषण होना, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। जब ऊष्मा अवशोषित होती है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। और जब कोई एक यौगिक दो भागों में टूट के या दो यौगिकों में टूट जाता है, या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, उससे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो अब आते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बाद ऊष्माशेषी हो गई, ऊष्माशोषी हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, सब वियोजन हो गया, यानी दो टॉपिक कवर हो गया हम लोगों का इस तरह से, ठीक ना। तो आते हैं अगले टॉपिक पे, और इसमें जो है कि अगला देखते हैं आपका क्या दिया है। तो अगला दिया है, अगला आपका अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसमें बोल रहा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, है ना। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ये टॉपिक है। तो विस्थापन अभिक्रिया बोल रहा है कि जैसे मान लेते हैं ये तीसरा नंबर का है। विस्थापन अभिक्रिया में वे अभिक्रिया हैं, वे अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर एक नया यौगिक बना लेता है। यानी कि कोई एक पदार्थ है, कोई एक पर्सन है, मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, या कोई छोटा आदमी है, ठीक है,
और एक यहाँ पे है बड़े आदमी, ठीक ना, बड़े लोग हैं। तो यहाँ पे एक छोटा व्यक्ति है। अब क्या होता है, ये जैसे ही बंदा यहाँ पे आता है तो ये क्या करते हैं, ये चेयर लगा के बैठे हुए हैं, ठीक ना। तो ये आए बड़े लोग, छोटे वाले को क्या किए यहाँ से, ये छोटा वाला या तो आदर दे या जो कुछ भी दे। ये बंदा क्या करता है, यहाँ से अपने आप स्वतः यहाँ से हट जाता है और बड़ा वाला आदमी यहाँ बैठकर एक नया यौगिक बना देता है और छोटे वाले को अलग कर देता है। यानी कि देखिए, कोई एक यौगिक होगा आपके पास, कोई एक विलेन होगा, उसमें क्या होता है, एक कोई मटेरियल है, कोई एक तत्व है, वो आता है, जब उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से इस तत्व की, इस मेटल की, इस धातु को रिप्लेस करके क्या करता है, एक नया यौगिक बनाएगा और उसके बाद जो है कि उसको अलग कर देगा, ठीक ना। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखते हैं, कैसे ये होता है। इसमें लिखने का सबसे बढ़िया एक तरीका होता है, इसमें जैसे दिया है आपका Fe प्लस CuSO4, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे मस्त टॉपिक है। जैसे आयरन है, क्या है, लोहा, ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर जब सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कॉपर को विस्थापित करके एक नया यौगिक बना लेता है, ठीक ना। देखिए कॉपर को हटा दिए ना, यहाँ से कॉपर यहाँ रिप्लेस हो गया है और यहाँ पे देखिए ये अपने आ गया ना, ये जब आ गया है अपने, तो देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आ गया है अपने, तो इस क्या बोलेंगे, इसको फेरस सल्फेट, क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया ना। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, लेकिन अब क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट। अब क्या होगा, ये क्यों हुआ, मेन रीजन क्या है, क्यों हुआ, यहाँ पे Fe क्यों आया, क्योंकि वरीयता क्रम जो है ना, इसका जो वरीयता क्रम होता है उसमें Fe का स्थान Cu यानी कॉपर से पहले है, तो पहले वरीयता क्रम देखना पड़ेगा सबसे पहले इसको समझने के लिए, ठीक ना। देखिए वरीयता क्रम को हम लिखवाते हैं, आप बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिए, नहीं तो फिर से नहीं मिलने वाला है। जैसे वरीयता क्रम है आपका, लिखिए, जैसे है वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, ठीक, वरीयता क्रम कहता है कि लीक, ये ट्रिक है, लीक बा सरकाना मंगल मन जानकर, ठीक ना, मंगल मन जानकर फी सी डी को निशन पब हक हगा पटाऊ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में ये वरीयता क्रम है, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, देखिए ये वरीयता क्रम है। तो लीक बा सरकाना मंगल मन जान कर फी सी डी को निशन पब हक हगाग पटाऊ। तो देखिए लीक से LI से, कैसे क से के, बा बी है, यानी कि ऐसे ये टोटल कितने हैं, 23 हैं। तो ये 23 ये वरीयता क्रम इनकी क्या है, सबसे ऊपर, यानी कि जो पहले आएगा तो ए अपने, अगर नीचे वाला आता है लिथियम के नीचे आएगा तो के को क्या करेगा, लिथियम विस्थापित कर देगा। अब ये के है, Cr है, तो Cr यानी क्रोमियम को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। Au है तो ये क्या करेगा, Pt इसको विस्थापित करेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसको विस्थापित करके एक नया यौगिक बनेगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ को जो है कि आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही थी ना, तो विस्थापन अभिक्रिया को देखिए, समझते हैं, हम बताते हैं कैसे। जैसे कि अभी किससे विस्थापित कर रहे थे, जैसे कर दे रहे थे ना, क्या था हमारा पहला फार्मूला, जैसे अब मान लीजिए कि Zn है आपके पास, प्लस आपके पास क्या है, एक विलेन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का विलेन है। अब क्या करते हैं, देखिए क्या विस्थापन अभिक्रिया है, कोई पूछता है क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो कैसे करेंगे आप इसको विस्थापित। देखिए Zn कहीं है, दिख रहा है, Zn है, दिख रहा है, चलिए ठीक है, Zn दिख गया। अब देखिए कॉपर कहाँ पे, कॉपर यहाँ पे है ना,
क्या इसको विस्थापित कर सकता है? तो जी हाँ, क्योंकि ZnCu से क्या है, पहले आया है वरीयता क्रम में। जब पहले आया है तो यानी कि इसको तो ऐसे ही रिप्लेसमेंट कर देगा ना। तो जब रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, रिप्लेस करने के बाद यानी कि ZnSO4 प्लस Cu आपका अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ये कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, एक दूसरे से क्या कर दिया, उसको एक नया अपने स्थान पे इसको रिप्लेसमेंट करके एक नया यौगिक बना लिया। यानी कि पहले जिंक था और ये केवल था कॉपर सल्फेट का विलयन। अब क्या किया, जिंक जब अभिक्रिया कराया गया तो जिंक इसको क्या कर दे रहा है, देखिए यहाँ से विस्थापित करके अलग कर दिया कॉपर को और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट का विलयन। तो ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसे हो गई। अब देखते हैं द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है ना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए द्विविस्थापन क्या करते हैं, अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि दो यौगिक रहते हैं, उसमें जो जिनके तत्व होते हैं या जो धातुएं होती हैं एक दूसरे को रिप्लेसमेंट करती हैं। तो जैसे मानते हैं हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस और आपके पास एक विलेन और है बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड BaCl2। ये दूसरे को क्या करेंगे, देखिए स्थान देखते हैं इनका। देखिए Ba का क्या स्थान है, सोडियम से पहले है, क्या करेगा, इसको विस्थापित करेगा। तो विस्थापित करेगा ये Ba, इसको तो क्या होगा Ba, ये क्या होगा सल्फेट ना, सल्फेट हो गया। अब क्या बचा, देखिए Na2 आपका बचा, फिर इधर क्या बचा आपका Cl2 बच गया। तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं 2NaCl, यानी कि दो कॉमन दोनों में है तो दोनों को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सोडियम था आपके पास केवल, इधर क्या था आपके पास बेरियम, ये एक दूसरे क्या किए, रिप्लेसमेंट किए। यानी कि दो का विस्थापन हो रहा है, एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो लोग विस्थापित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखते हैं ना, तो यानी कि जो दो धातुएं एक दूसरे क्या करें, विस्थापित करें, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आपका दिया है अगला हेडिंग जो है कि दिया है अपचयन व उपचयन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस अभिक्रिया में, ठीक ना, अपचयन और उपचयन पहला है, इसमें है आपका अपचयन एवं उपचयन। तो अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन मिलता हो, जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीजन मिलता हो, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें से ऑक्सीजन क्या होता हो, निकलता हो, जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम, जैसे उपचयन का क्या बोलते हैं, अभी तो बता रहे थे ना, उपचयन में जिस अभिक्रिया में, यानी कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता हो, ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे, तो फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे Cu, आपके पास कॉपर है, ठीक है। तो अगर कॉपर है आपके पास, अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के लिए बना रहा है तो क्या बनेगा आपका कॉपर, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे कॉपर आपके पास कितना है, एक, इधर कितना है, दो, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, दो, ऑक्सीजन इधर कितना है, एक, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा किया तो कितना मिला, 2 हो गया। और लेकिन कॉपर क्या होने लगा, अनबैलेंस, इधर 2 से गुणा कर दिए, बैलेंस हो गया। तो देखिए ना, ये ऑक्सीजन है ना, अलग है, कॉपर में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब जुड़ता है तो क्या बोले हैं, कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन,
जब ऑक्सीजन जुड़ता हो जिस अभिक्रिया में, उसमें क्या बोलते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन की। अब जैसे बात कर रहा है अपचयन, अपचयन की, तो अपचयन अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, तो अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है। इसमें क्या, इसको लेकर लैब में गर्म करने लगे, गर्म जब करने लगे ना तब क्या मिल रहा है, हमारा कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अब देखिए इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, बैलेंस करते हैं, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। कॉपर कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है, 2 से गुणा कर दे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा था और उपचयन हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है, यानी कि निकल रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग हो गई। जब अलग होती है ऑक्सीजन तब क्या बोलते हैं, कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन, और उपचयन में जुड़ती है। ठीक है, अब एक है मेन टॉपिक आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे आपको दे देता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं भैया, तो चलो देखते हैं ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी बोल रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों होता है, यानी कि अपचयन और उपचयन जब दोनों पाया जाता हो जिस अभिक्रिया में, उसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, यानी कि अपचयन भी होता है उसमें, उपचयन भी होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन अलग भी होता है और ऑक्सीजन जुड़ता भी है, उसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन। जैसे देखते हैं CEO है, साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं H2O के, इसमें क्या हो रहा है ना, जल मिल रहा है आपको, और क्या हो रहा है, कॉपर भी मिल रहा है। ये तो अलग ही बात हो गया ना। देखते हैं कैसे, ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें हो रहा है क्या, अब इसमें पहचानने की बात है कि कहाँ पे हमारा अपचयन हो रहा है, कहाँ पे उपचयन। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है ना ऑक्सीजन, तो इधर देखिए कॉपर से क्या हो गया, अलग हो गया है। तो जैसे ही अलग होता है उस कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। और जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखिए हाइड्रोजन अलग है ना केवल, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन को ले लिया ना। तो जब ऑक्सीजन को ले लिया तो ये क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुई। जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पे उपचयन, जहाँ से ऑक्सीजन निकलता है वो कहलाता है अपचयन। यानी कि ये देखिए एक ही समीकरण में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी, यानी कि जब किसी समीकरण में या किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का निकास होता है और एक तत्व के साथ जुड़ाव भी होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ठीक है, आगे इस तरह से आपका एक और टॉपिक है, जैसे दिया है कि संक्षारण, दिया है संक्षारण, ठीक है, संक्षारण किसे कहते हैं, बहुत छोटा है देखिए। और इस तरह से आपका संक्षारण से इस तरह चैप्टर होगा आपका ये पूरा कंप्लीट। तो ठीक ना, देखिए हैं क्या दिया है, संक्षारण, संक्षारण, ठीक ना। संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए जैसे कि लोहा होता है ना, लोहा, ये मान लेते हैं लोहे की एक रॉड है, इसको ये जो लोहा है इस लोहे को रॉड को हम क्या कर दिए हैं कि पूरे वातावरण में छोड़ दिए हैं, ठीक ना। और जब वातावरण में छोड़ दिए हैं क्या लगेगा, हवा लगेगी, वायु लगेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा ना, पानी या आर्द्रता तो मिलेगी कम से कम, ठीक है, आर्द्रता मिलेगी। तो जो आर्द्रता मिलेगी और जो हवा मिलेगी इससे जो हमारा जंग लगेगा, क्या लगेगा, जंग। तो जो जंग लगता है यही क्या कहलाता है, संक्षारण।
यानी कि किसी धातु में जब हवा या वायु और आर्द्रता मिल के उस लोहे में या उस धातु में जंग लगा देते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यानी कि कोई भी अगर धातु है उसमें वायु और आर्द्रता जब मिल के कोई जब जंग लगा देती है, वही संक्षारण उसका कहलाता है। तो इस तरह से है जो है कि दोस्तों आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है कि समाप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया क्लोज। तो अगले वीडियो में आप जो है कि पाएंगे हमारा इस चैप्टर का पूरा का सॉल्यूशन। पूरा चैप्टर जो है कि जितना क्वेश्चन आंसर दिया है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।